Assalamualaikum class. Welcome to the very first lecture of distributed database. आपका course code है CSIT 01606. Your course instructor is Hira Kamal. Me myself will teach you distributed database management system. Okay, before we go deep into distributed database structure, first we have a basic knowledge of database and database management system. I hope कि आप database का course cover कर चुके हैं और आपको थोड़ी बहुत knowledge है कि डेटाबेस क्या होती है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या एप्लीकेशन होती है और एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है. वंस आपको ये पता है कि डेटाबेस क्या है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सबसे पहले मैं डेटाबेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ. आप सबको पता होगा, हम सबको पता है कि डेटाबेस क्या होती है. एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है डेटा की, कि आपने डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करके रखना होता है, जहाँ से हमें डाटा रिट्रीव करके रीड करना और स्टडी करना जो है वो आसान हो. इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये दी हुई है कि डाटा जो है वो आप टेबल्स की फॉर्म में रखते हैं. वो टेबल्स रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी. ईच एंटिटी हैज सेवरल फील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी सिंपल एक एग्जांपल दी हुई है कि एक कंपनी का डेटाबेस है जिसमें मेरे पास कुछ टेबल्स हैं, जिसमें टेबल्स के नाम क्या है, प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड. ऑब्वियसली जब एक कंपनी का डाटा आप टेबल्स की फॉर्म में रखेंगे तो हमें पता है कि टेबल्स में सिर्फ रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ही वो डाटा स्टोर होगा और वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा. हर टेबल के साथ कोई प्राइमरी की लगी होगी, हर टेबल के साथ कोई फॉरेन की लगी होगी, तो हमारे लिए डाटा गेट करना आसान होगा. फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में से अगर मैंने ये फाइंड करना है कि किस स्टूडेंट का CGPA जो है वो 3.5 अबव है, तो मेरे लिए ये चीज़ फाइंड करना बहुत आसान होगा जब मुझे आप लोगों के रोल नंबर पता होंगे या मुझे GPA पता होगा क्लास में से. तो मैं सिर्फ फ़िल्टर लगाऊंगी ग्रेटर दैन 3.5 और मेरे पास वो चीज़ ईजिली एक्सेस हो जाएगी. यही काम सारा हमारे पास कौन करता है, डेटाबेस करता है. ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास एक टूल है, एक एनवायरनमेंट है जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिस पे आप अपनी डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकें. एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि आपको फैसिलिटेट करता है डिफरेंट डाटा को हैंडलिंग के लिए, उसकी क्रिएशन के लिए, उसकी अपडेशन के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए. हर वो चीज़ जो डाटा से रिलेटेड है वो आपको कौन प्रोवाइड करे, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करे. डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस includes description of structures of the database, construction of database, actual storing of data, manipulating data. यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट एक ऐसा टूल है जो कि आपको इस चीज़ की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर लें, एक बनी हुई डेटाबेस में अपडेट कर लें, आप अपनी डेटाबेस में चीज़ें इंसर्ट कर लें, आप अपनी डेटाबेस से चीज़ें रिमूव कर दें, आप अपनी डेटाबेस से चीज़ें डिलीट कर दें. ओके, एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन एरियाज कि कहाँ हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो रहा है. ATMs मशीन पे आपका सारा डेटाबेस यूज़ हो रहा है. ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम में आपका डेटाबेस यूज़ हो रहा है. एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करें हैं वो सब के सब किस पे बेस करें, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस करें. पॉपुलर डेटाबेसेस हमारे पास कौन से, MySQL है, Oracle है, SQL सर्वर है, फॉक्स प्रो है, पोस्टग्री SQL है, फायरबेस है, हडूप है. ये जो लेटेस्ट आजकल यूज़ हो रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उनके मैं आपको नाम बता रही हूँ, फायरबेस और हडूप वगैरह. For proper functionality of any organization, there is a need for a well-maintained database. In the recent past years, database used to be centralized in the nature. ऑर्गेनाइजेशन को अपना डाटा स्टोर करने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, मगर हमें पता है कि जो भी डेटाबेस क्रिएट होता है वो किस फॉर्म में होता है, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होता है. हाउएवर विद द इंक्रीज इन द ग्लोबलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बी डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द ग्लोब. मगर क्या है, जिस तरह हमें पता है कि आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट चल रही है, कंपनीज जो है उनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट लिंक्स हैं, तो एक जगह सेंट्रलाइज्ड डाटा पड़ा हो तो उससे कितने नुकसान हो रहे हैं. एक सिस्टम डाउन है तो सारी कंट्री के सिस्टम डाउन हो जाएंगे. इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कंपनीज हैं वो किस तरफ मूव करना शुरू हो गई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरफ. डिफरेंस क्या है, जो भी अभी तक आपने डेटाबेस पढ़ी है वो सारी सेंट्रलाइज थी. अब जो हम डेटाबेस पढ़ेंगे वो सारी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि मल्टीपल जगह पर और मल्टीपल सर्वर्स पे आपने अपनी डेटाबेस की रेप्लिकाज और कॉपीज़ क्रिएट करके रखी होंगी. वो कॉपीज़ एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एक्ट करी होंगी कि अगर एक सर्वर जो है वो डाउन हो गया है और आपके पास वहाँ से डेटाबेस से एक्सेस नहीं मिल रही तो हम सेकेंड सर्वर से आपको एक्सेस डेटाबेस की प्रोवाइड कर दें. ठीक है. They may choose to distribute data over the local server instead of the central database.
दस अराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। कहाँ से आया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट? जब लोगों ने सेंट्रलाइज डेटाबेस में इश्यूज देखना शुरू किए। क्या इश्यूज देखना शुरू किए? एक मेन ब्रांच में अगर बैंक का सारा डाटा पड़ा होता है और उस मेन ब्रांच का सर्वर डाउन हो जाता है, तो किसी भी शहर के लोग अपने एटीएम या अपने अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। नुकसान है एक सेंट्रलाइज डेटाबेस का। किसी हैकर ने अगर आपके एक मेन ब्रांच का डाटा जो है वो हैक कर लिया है, तो बाकी सब लोगों का नुकसान हो गया उसमें। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन किस पे मूव करना शुरू हो गई? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पे, जिसमें मल्टीपल सर्वर्स पे आपने अपना डेटाबेस स्टोर कर दी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर एक सर्वर डाउन हो गया लिंक, तो आपका दूसरा सर्वर जो है वो एक्टिव रहा। This chapter is give an overview of the database and database management system. A database is an ordered collection of related data. यही मैंने आपको बताया कि database क्या होती है, एक ordered collection होती है आपके related data की। database management system एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि आपके उस database को हैंडल कर रहा होता है। ओके, इसलिए इस चैप्टर में हम टोटल जो बेसिक डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ वही एक बारी रिवाइज करेंगे कि डेटाबेस होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टेबल्स हैं, किस तरह क्यूरीज लिखी जाती हैं। देन इसे जो नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम प्रॉपर सारे इस नेक्स्ट लेक्चर के अलावा लेक्चर 16 तक जितने भी हम वीक 16 के लेक्चर्स कवर करेंगे उन सब में हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? डेटाबेस का स्ट्रक्चर, यानी कि टेबल क्या होगा, टेबल के कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स की क्या डाटा टाइप होगी। एक फेक एम्प्टी स्ट्रक्चर जब आप एक टेबल का डिफाइन करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। अब डेटाबेस स्कीमा जो है उसमें आपके पास 3 लेयर आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा होता है, जिसमें आपके पास एक इंटरनल स्कीमा होता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है और एक्सटर्नल स्कीमा होता है। अब ये इंटरनल स्कीमा और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा में किस किस किस्म की डिटेल होती है मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। आप और हम जो डेटाबेस के यूज़र हैं उनको जो भी चीज़ डिस्प्ले हो रही है वो एक्सटर्नल लेवल स्कीमा से आ रही है। कॉन्सेप्चुअल लेवल स्कीमा पे सारी जो डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती है, यानी कि टेबल में डेटाबेस के कितने टेबल्स होंगे, हर एक टेबल के कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स की क्या डाटा टाइप होगी, उन डाटा टाइप रखने के बाद उन टेबल में किस किस्म का डाटा स्टोर होगा। ये किस लेवल पे होता है? कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होता है। इंटरनल लेवल पे क्या होता है कि फिजिकली आपने किस सर्वर पे अपना डेटाबेस स्टोर करना है, किस मशीन पे आपका डेटाबेस स्टोर हो रहा है और उसको बाइनरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा। ये आपका कौन सा स्कीमा होता है? इंटरनल लेवल स्कीमा होता है। ये 3 लेयर आर्किटेक्चर डेटाबेस स्कीमा में यूज हो रहा होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जिसमें हमारे पास हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि एक हायरार्की की फॉर्म में सारा काम कर रहा होता है। ये हायरार्की क्या है? आपके पास एक टॉप नोड है, पेरेंट नोड, देन आपके पास कुछ चिल्ड्रन नोड्स हैं, इन चिल्ड्रन नोड्स के पास फर्दर ग्रैंड चिल्ड्रंस नोड हैं और इन ग्रैंड चिल्ड्रंस नोड के पास आगे फर्दर और ग्रैंड चिल्ड्रन नोड है। हायरार्किकल मॉडल में आपको सिंपल वर्ड्स में ये समझा सकती हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी की टॉप हायरार्की पे कौन बैठे हुए हैं? बीसी साहब। उसके बाद कौन है? डिफरेंट डिपार्टमेंट के एसोसिएट डीन बैठे हुए हैं। इन एसोसिएट डीन के बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डीन्स बैठे हुए हैं। इन असिस्टेंट डीन के बाद आपके डिपार्टमेंट्स के हेड्स बैठे हुए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं। इन हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर आपके लेक्चरर, टीचर्स, एसोसिएट लेक्चरर्स, एपी सारे वो बैठे हुए हैं। ये आपके पास क्या है? हायरार्किकल मॉडल है। इसी तरह जब डेटाबेस में आप एक बेस टेबल बनाते हैं, उसके बाद कुछ चाइल्ड टेबल्स बनाते हैं, उन चाइल्ड्स के फर्दर चाइल्ड टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो ये आपके पास कौन सा मॉडल हो जाता है? हायरार्किकल मॉडल हो जाता है। ओके, अब आप हायरार्किकल मॉडल में एक चीज़ नोट करो, हर जो भी चाइल्ड है उसके पास 1 पेरेंट है। कोई भी चाइल्ड ऐसा नहीं है जिसके पास ऊपर 2 पेरेंट्स हो। ये 2 चाइल्ड है मगर पेरेंट 1 है। यहाँ पर भी 2 चाइल्ड है मगर इनके पास पेरेंट 1 है। यहाँ पर 2 चाइल्ड है, पेरेंट 1 है। कोई भी चाइल्ड ऐसा नहीं है जिसके पास 2 पेरेंट हो। ये डिफरेंस है नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में। अब नेटवर्क मॉडल में क्या करते हैं? आपके पास नेटवर्क मॉडल में ऐसे डाटा स्टोर हो रहा होता है जिस तरह आपके पास कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बन रहा हो। इसमें क्या होता है? हर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपके एक चाइल्ड के पास 2 पेरेंट्स हो सकते हैं। सपोज दिस इज चाइल्ड, तो इसके पास 2-3 पेरेंट्स हैं। हर कोई दूसरी चाइल्ड के साथ लिंक होता है। ये नेटवर्क मॉडल में होता है। एक एंटिटी जो भी है उसने दूसरी एंटिटी के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप क्रिएट किया होता है और वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा होता है। सपोज ये एक एंटिटी है, इसने देखें 4-5-6 एंटिटीज़ के साथ आगे फर्दर रिलेशनशिप क्रिएट किया हो, मगर इस वाली एंटिटी के साथ और इस वाली एंटिटी के साथ नहीं क्रिएट किया हो, मगर फिर भी एक नेटवर्क बन रहा है। आप इसे कम्प्लीटली गौर से देखें तो ये एक नेटवर्क हमारे पास क्रिएट हो रहा है।
ओके, देन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हमारे पास क्या होता है, डाटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में यानी कि रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर होता है। ये हमारे पास कौन सा मॉडल है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जिसमें हमारे पास टेबल होती हैं, उसमें कुछ रोज यानी कि टुपल्स होती हैं और कुछ फील्ड्स यानी कि कोई ना कोई कॉलम होते हैं। रिलेशनल मॉडल का मतलब ही ये है कि जब भी आपका डेटाबेस टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जिनमें टेबल्स में आपके पास रोज और कॉलम्स हैं, उन रोज और कॉलम्स को आप लोग कंबाइन करते हो तो वो आपके पास डाटा जो है स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे ही होता है, इसमें भी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कॉन्सेप्ट आया है। इसमें बेसिक पर्पस ये होता है कि जो भी आपकी दो एंटिटीज़ हैं उनमें ट्रांजिएंट डाटा जो है वो यूज़ हो रहा होता है। ये क्या होता है, स्मॉल चंक्स जो है वो आप बार बार उठा के यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट है, एक मेन एंटिटी है, तो उसकी जो चाइल्ड एंटिटी क्या है, कस्टमर। बैंक ऑब्वियसली कस्टमर्स के बैंक अकाउंट होंगे, कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा और कस्टमर का फ़ोन नंबर होगा। किस तरह ये आपने ओन कर लिए बैंक अकाउंट से कि हर बैंक अकाउंट में कस्टमर का कोई नेम होगा, उसकी कोई आईडी होगी, उसका कोई एड्रेस होगा और कोई उसका फ़ोन होगा। यानी कि बैंक अकाउंट एक क्लास है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कस्टमर है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो हमारे पास चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कहीं भी सेंट्रलाइज डाटा नहीं पड़ा, हर चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई है। मल्टीपल सर्वर्स पे, मल्टीपल साइट्स पर हमने जाकर अपना डाटा स्टोर किया हुआ, ताकि अगर एक जगह से सिस्टम फेल होता है तो किसी दूसरी जगह से हम उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन? अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटाबेस that is distributed over the computer network on an internet। क्या होता है, आपके जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं वो आपने कंप्यूटर नेटवर्क पे या स्पेसिफिकली इंटरनेट पे मल्टीपल सर्वर्स पे आपने जो है अपना डाटा होता है स्टोर किया होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजेस द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, आपने जो मल्टीपल जगह रखे हैं उनको स्टोर करते हैं, एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म सो दैट टू मेक द डेटाबेस ट्रांजिएंट टू द यूज़र। ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें आपने अपने डेटाबेस मल्टीपल सर्वर्स पे तो रखा हुआ है, मगर यूज़र को ऐसे शो कराना है कि वो एक ही जगह से, एक ही मेन ब्रांच से डाटा आ रहा है। यूज़र को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो मल्टीपल सर्वर से आ रहा है, मगर बैक एंड पे आपने उसको इस तरह से स्टोर करके रखना है कि वो मल्टीपल सर्वर पे पड़ा हो, ताकि अगर एक सर्वर पे से डाटा डाउन होता है तो दूसरे सर्वर से हम उसको गेट कर सकें। In this system, data is intentionally distributed among the multiple nodes so that all computing resources of the organization can be optimally used। हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, डाटा जो मल्टीपल सर्वर्स पे इसलिए रखते हैं ताकि एक सर्वर जो है उस पर इतना ज़्यादा लोड आने की वजह से डाटा जो है वो लॉस ना हो जाए। आप सब ने प्रोसेसिंग की होगी, किस चीज़ के अपने एफएससी के रिजल्ट गेट किए होंगे, उस पर आप लोगों ने बहुत दफ़ा नोट किया होगा कि एक सिंगल सर्वर जो है वो डाउनलोड हो जाता है, जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है सारी दुनिया उस लिंक पे जाकर अपना रिजल्ट देखना शुरू हो जाती है और वो सर्वर डाउन हो जाता है और आपकी वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रही। तो क्यों? क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज जगह से डाटाबेस मैनेज हो रहा होता है। अगर तो वो मल्टीपल सर्वर से डाटा मैनेज हो रहा होता तो उसका फ़ायदा ये होता कि आपका एक सर्वर से डाटा गेट नहीं आ रहा तो दूसरे सर्वर से कुछ यूज़र्स को एक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, सबको एक टाइम पे वो डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाता है, आपको इंतज़ार ना करना पड़ता वेबसाइट पे। ओके, कुछ ऑपरेशंस बताए हुए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, डिस्ट्रीब्यूटेड के नहीं, सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसमें हम कैसे करते हैं डेटाबेस। क्या कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस को। ये 4 बेसिक ऑपरेशन हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेटेड विद द डाटा। क्रिएट डेटाबेस के लिए जो आपने कमांड लिखनी होती है वो क्या होती है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। सपोज कि आप एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ही आपने टेबल क्रिएट करना है तो आपने इसमें क्या चीज़ डिफाइन करनी होती है, उसके एट्रीब्यूट्स, यानी कि कॉलम क्या क्या होंगे, रोल नंबर होना चाहिए स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, स्टूडेंट का ईयर होना चाहिए और कौन सी स्ट्रीम का वो स्टूडेंट है। हर एक एट्रीब्यूट जब आपने डिफाइन करना हो तो उसके साथ आपने उसकी डाटा टाइप लिखनी होती है और उसके साथ कौन सी कॉन्स्टेंट लगानी है वो लिखनी होती है। अब रोल नंबर हमें पता है इंटीजर डाटा टाइप का होगा, नेम वार 4 का होगा, उसकी लेंथ 25 होनी चाहिए, इसका मतलब कि 25 से ज़्यादा कैरेक्टर नेम वाली फील्ड में एंटर ना हो। ईयर जो है वो इंटीजर डाटा टाइप का होना चाहिए, स्ट्रीम जो है वो वार 4 डाटा टाइप की होनी चाहिए। ओके, वन ऑफ द डाटा फॉर्मेट इज डिफाइंड, द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड इन accordance with the format in the some storage medium। SQL command to insert the single tuple into the record। जब ये टेबल क्रिएट हो गया, अब आप चाहते हो उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट।
इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ होगी और यहाँ पर उस टेबल का नाम आ जाएगा जिस टेबल में आप डाटा एंटर करना चाहते हो। आपने अभी स्टूडेंट का टेबल बनाया, आप उसमें डाटा एंटर करना चाहते हो, इसलिए आपने क्या लिखा स्टूडेंट। देन उसके कॉलम का नेम, हमने कौन से 4 कॉलम डिफाइन किए थे, रोल, नेम, ईयर एंड स्ट्रीम। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रोल नंबर, नेम, ईयर एंड स्ट्रीम। वैल्यूज़ क्या होंगे, अब सेकंड कीवर्ड हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू के बाद वैल्यूज़। अब वैल्यू में क्या लिखा, 1 हेरा 1 कंप्यूटर साइंस, रोल नंबर 1, नेम हेरा, ईयर 1 2019 जो भी है, और देन आपका डिपार्टमेंट इज़ कंप्यूटर साइंस। अब आप चाहते हो कि आप डेटाबेस में से कोई डाटा सर्च कर लो, उसको आप क्या कहते हो, रिट्रीव कहते हो। उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस, कि स्टूडेंट के नाम दिखा दो जहाँ पर उनका डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस। ये आपको क्या दिखा देगा, स्टूडेंट के नाम दिखा देगा, वो जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी स्टूडेंट की। अब अगर आप चाहते हो कि आपने जो डेटाबेस के अंदर एक सिंगल रिकॉर्ड है उसमें आपने डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी यूज़ होती है, अपडेट, देन टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, सेट डिपार्टमेंट या फिर स्ट्रीम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब क्या करो, जहाँ पर पहले डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस लिखा आ रहा था उस कंप्यूटर साइंस को बदल के क्या लिख देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वेयर स्ट्रीम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ वेयर स्ट्रीम इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये है कि जहाँ पर पहले स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स लिखी हुई थी उसकी जगह आप क्या स्ट्रीम लिखी हुई आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसका सेंटेक्स क्या है, आपने अपडेट का कीवर्ड यूज़ करना है उस टेबल के साथ जिस टेबल में आपने अपडेट करना है। देन सेट, क्या वैल्यू रखना चाहते हो इसलिए कीवर्ड क्या यूज़ करना है, सेट। इसी तरह आपने एक स्टूडेंट का बना हुआ टेबल है, उसमें आप एक एड्रेस का कॉलम ऐड करना चाहते हो तो कौन सी कीवर्ड यूज़ होगा, ऑल्टर कॉलम, आगे कौन सा टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट। ऐड के कीवर्ड से आपने क्या करना है, सिस्टम को बता देना है कि इसमें एड्रेस का कॉलम ऐड कर दो, उसकी डाटा टाइप बार होनी चाहिए और लेंथ कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। ओके, लास्ट वन इज डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, कि अगर आपके पास डेटाबेस में से कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप उसके लिए कमांड लिखते हो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईयर इज इक्वल्स टू 4, कि स्टूडेंट वाले टेबल में से उस बच्चे का रिकॉर्ड डिलीट कर दो जो 4 ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है, वो जिसका 4th ईयर चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाए तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, डिलीट की कमांड यूज़ नहीं करते, फिर कौन सी क्वेरी लिखते हैं, ड्रॉप टेबल और फिर आपके टेबल का नाम। बेटे ये जितना भी मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया ये सब जो है ये आपका बेसिक्स है, किसके लिए, डेटाबेस का इंट्रो है। ये मैंने आपको सिर्फ डेटाबेस का इंट्रो रिपीट किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम सारे लेक्चर्स कवर करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के होंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह सेंट्रलाइज जगह पे डाटा पड़ा था, उसके नुकसान क्या थे, और उसके बाद हमने सारा डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड पर मूव किया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड को किस किस्म की सिक्योरिटी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी फर्दर डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।